नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कल हमने फार्मूले के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको कल एक पीडीएफ दी थी कि आप इनको लिख लीजिएगा और उन्हीं चीज़ों में हम ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल जो पढ़ा था, ठीक है, उनमें से अगर हम बात करें तो हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था, एक तो अयस्क पढ़े थे हमने और हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने मिश्र धातु पढ़ लिए थी। अलॉय पढ़ लिया था। और इसके अलावा हमें कुछ फॉर्मूलों के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन फॉर्मूलों से। आपके पास भी होगा भाई NaCl, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसे साधारण नमक कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहते हैं। ऑलरेडी हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी इसको पढ़ा है। इनमें से 90% फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई नहीं पढ़ा है। बेकिंग सोडा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसको। धावन सोडे को Na2CO3.10H2O कहा जाता है, तो ये धावन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है। इसी तरह से कास्टिक सोडा NaOH, ये चारों फॉर्मूले हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं और चारों मोस्टली रिपीटेड है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम है ये तो आपको करना ही है। फिटकरी ऑलरेडी हमने पढ़ा था, नमक के अंदर K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, फिटकरी बोलते हैं इसको। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, है ना। हमने जो नहीं पढ़ा था वो KNO3, है ना। हालांकि इसको भी मैंने वहां अयस्क में पढ़ाया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप है अगर अयस्क याद करें हैं और एसिड बेस के कुछ फॉर्मूले याद करें तो ऑटोमेटिक स्वतः ही ये चीजें आपको याद तो हो ही गई हैं। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर आता है, CaOCl2 भी बोलते हैं इसको और CaOCl.Cl भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से देख चुके थे, है ना। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसका एक नाम लिखवाया था मैंने आपको। फिर आते हैं आगे, चूने का पानी CaOH ट्वाइस, ये भी हमने पढ़ा है। CaOH ट्वाइस बेस के अंदर, क्षार के अंदर CaO पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आता है जिप्सम CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है जिप्सम को, इस CaSO4.2H2, इस जिप्सम को जब बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो ये टूट जाता है CaSO4.12H2O में। और ये फॉर्मूला किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, POP। तो ये प्रश्न आता है कि POP किससे बनती है, जिप्सम से बनती है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, POP बनता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो चूने का पानी CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, मतलब CaSO4.2H2O, जिसे जिप्सम कहा जाता है। सीमेंट उद्योग में, चूना उद्योग में यूज होता है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP ये वही है, CaSO4.12H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कहाँ यूज होता है भैया इसका सबसे ज्यादा, मूर्तियां बनाने में, टूटे हुए हाथ के प्लास्टर चढ़ाने में। तो ये प्लास्टर चढ़ाने में यूज में आता है। तो जहाँ हाथ पांव, जरूरी नहीं है हाथ पांव, कमर वगैरह भी टूट जाए तो वहां पर भी यूज में लाया जाता है। तो प्लास्टर चढ़ता है सबसे ज्यादा, मूर्ति वगैरह बनती है। बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम जिसे बोला जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम किसको बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। तो चूने के पानी को ही स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था, है ना। ये सारे नाम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। इनमें से सिर्फ दो चार नए आपको मिलेंगे, बाकी बस मैंने क्या किया है ना, जो मोस्टली रिपीटेड है उनको एक साथ ले आया हूं। बाकी ये लगभग लगभग आपने सारे ही पहले पढ़ लिए हैं, है ना। एसिड बेस वाले टॉपिक में आप सब पढ़ चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2 हो गया। बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। फिर आता है चूना पत्थर, चौक। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नीचे देखो इसको, फिर CaCO3। मार्बल का, चूना पत्थर का फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक प्रश्न आता है कि क्या ना, कैल्शियम ऑक्साइड किससे प्राप्त होता है। तो जब ये CaCO3 जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। ये निशान तो दिख रहा है ना त्रिभुज वाला, ये हीट का, गर्म करने का निशान होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और एक गैस निकल जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइम स्टोन या चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। मार्बल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने जब मुझसे फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े थे, उसके पहले मैंने आपको सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन बताया था कि ठोस से सीधा गैस बनना उर्ध्वपातन कहलाता है। वहां हमने नौसादर अर्थात अमोनियम क्लोराइड को पढ़ा था, NH4Cl को। तो ये वही NH4Cl है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको।
लाफिंग गैस मोस्टली रिपीटेड होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका फॉर्मूला होता है हास्य गैस। कई बार प्रश्न आता है कि दांत के डॉक्टर है ना मुंह खुलवाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, N2O का उपयोग करते हैं। फिर इसी तरह से रेड लेड, ये भी मैंने आपको अभी जब सिंदूर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था Pb3O4 रेड लेड होता है, लाल सिंदूर बोलते हैं, रेड वर्मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही लेड परऑक्साइड है ना, ज्यादा मात्रा में इसका यूज करना हानिकारक भी होता है, ये भी मैंने बताया था आपको। देखो मरकरी का जो अयस्क होता है हमने देखा था कि भाई सिनेबार होता है, मरकरी सल्फेट होता है, HgS होता है। ये प्राकृतिक सिंदूर है, ये तेल में घुलता है, पानी में नहीं घुलता, ये चीज हमने देखी थी, है ना। और वही ये वाला जो होता है ये भैया कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फिर आता है नमक का अम्ल, किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे ही नमक का अम्ल कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि नमक बनाने में इस अम्ल की सबसे ज्यादा भूमिका रही है। ठीक है, अम्लराज के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, इसे ही हमने एक्वारेजिया कहा था, तो एक्वारेजिया भी इसे कहा जाता है। तो अम्लराज या एक्वारेजिया के तौर पर आप इसे ही जानते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 3HCl। कभी कभी हमसे पूछते भी हैं कि HCl और HNO3 किस अनुपात में होते हैं, तो इनको 3:1 में मिलाया जाता है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 भाग इसके। यूज वगैरह हम सब ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये एक्वारेजिया या अम्लराज होता है। एंड आपको मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले मिलेंगे इस पूरे चार्ट में जो आपने कभी पहले, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने नहीं पढ़े होंगे, तो ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ही PDF दे दी थी, तो लिखने का तो वो आप कहोगे नहीं कि सर हमको अब हमारा बाकी है या ऐसा कुछ है। वाटर गैस किसे कहा जाता है ना, ये मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा जब हम मानव जीवन में रसायन, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे केमिकल इन डेली लाइफ, उसमें आप पढ़ रहे होंगे। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोनों को देखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब है ना बहुत सारी गैसेस की आवश्यकता पड़ती थी ईंधन पुराने समय, आजकल तो विद्युत पर्याप्त है, तो कोयला जला करके उसके ऊपर पानी की भाप छोड़ करके एक गैस बनाई गई, उसे कहा जाता है जल गैस या वाटर गैस या सीन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यह मिश्रण होता है। बॉक्साइड Al2O3.2H2O, इसे हाइड्रेटस एल्यूमिना कहा जाता है। सिर्फ एल्यूमिना कहोगे तो पानी गायब हो जाएगा, हाइड्रेटस का मतलब जिसमें पानी हो। ड्राई आइस किसे कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस, ये भी हमने पढ़ रखा है ना। इनमें से सिर्फ एक ये आया है अभी तक आपका, और एक नाइट्रस ऑक्साइड आया था। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ गया, लाफिंग गैस, ये दो ऐसे आए हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं पहले, बाकी लगभग सारे ही पढ़ रखे हैं। चलिए, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा जाता है ना भाई, ये भी हमने पढ़ रखा है, MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgO H2, ये भी पढ़ रखा है। जिंक सल्फाइड को ब्लैक जिंक कहा जाता है, इसका एग्जाम में प्रश्न यहीं से आता है, ब्लैक जिंक के नाम से किसे जानते हैं। अब एग्जामिनर कंफ्यूज भी खतरनाक करता है, ABCD, ZnCl2, है ना ZnO, ZnS, ZnOH2, ये इस तरह से सब में जिंक डाल देगा वो। कि ब्लैक जिंक किसे कहते हैं, तो जिंक सल्फाइड जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक जिंक कहा जाता है, याद रखिएगा। भारी हाइड्रोजन, जब मैंने समस्थानिक के आइसोटॉप्स आपको पढ़ाए थे तब हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था कि ड्यूटीरियम जो होता है 1H2, ये हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है, और इसी को कहा जाता है भैया हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन। तो अभी तक हमारे 4 हुए हैं, ठीक है, 2 3 4 मान लीजिए। हैवी वाटर D2O को कहा जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को हमने पहले ही पढ़ रखा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका कहा जाता है, SiO2 को। कहाँ पर यूज होता है इसका, सीमेंट उद्योग में यूज होता है, कांच बनाने में उपयोग होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा स्रोत होता है सिलिका का, सबसे ज्यादा चट्टाने, सिलिकेट चट्टाने जो होती हैं उनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मार्श गैस मेथेन को कहा जाता है, CH4 फॉर्मूला होता है इसका, इसके और भी नाम है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं मिथेन के आपको ढेरों सारे उपयोग पढ़ाऊंगा, तो ये 5वां ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सिरका हमने पढ़ रखा है भैया, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन या CH3COOH को विनेगर कहा जाता है, सिरका या एसिटिक एसिड कहा जाता है। एल्कोहल C2H5OH इथाइल एल्कोहल को कहा जाता है, ये सभी को पता है। सुहागा ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, Na2B4O7.10H2O। देखो आपने अभी ये जो 15 20 25 30 नाम देखे, इनमें से सिर्फ 5 या 6 ही नाम तो थे जो नए थे, बाकी तो सब आपने पहले पढ़ रखे हैं। तो आप ये सोचते हो ना, अरे सॉरी इतने कैसे याद होंगे, भैया ये रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी आप आधे से ज्यादा तो पहले ही याद कर चुके हो। ठीक है, चलो नमस्ते नमस्ते।
आप जीडी के सम्मान समारोह में आएंगे? हाँ भैया आएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे आते हैं। देखो, लेटिन या ग्रीक मूल के नाम कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहा कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे आप बोलते हो Na, है ना, लिखते हो Na लेकिन बोलते हो सोडियम, तो सोडियम क्या कहां से आया? नेट्रियम से आया, लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेटिन वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये लेटिन जब भी लिखा हुआ हो आप यहाँ इंग्लिश में लेटिन समझ जाइएगा। बाकी सबके हिंदी इंग्लिश कॉमनली लिखे हुए हैं। पोटेशियम बोलते हैं हम लोग, लेकिन सिंबल के होता है, के का मतलब क्या होता है? केलियम होता है। लोहे को हम भाई लिखते हैं आयरन, आयरन बोलते हैं, लेकिन सिंबल क्या होता है? Fe होता है, तो Fe का मतलब क्या होता है? फेरम होता है, तो ये फेरम से आया है। ठीक है, तांबे को हम बोलते हैं भाई तांबा या कॉपर बोलते हैं, है ना, तो भाई सिंबल तो CO होना चाहिए, लेकिन CO तो कोबाल्ट का होता है, इसका सिंबल हम Cu बोलते हैं, तो Cu का मतलब क्यूप्रम होता है या कप्रम होता है। ठीक है, तो ये सब लेटिन भाषा के शब्द हैं, हमें हूबहू इन्हें याद करना। भाई देखो, ये वो चीजें हैं जो, जैसे मेरा नाम राहुल है, अब इस नाम में समझने लायक कुछ नहीं है, रखा मेरा नाम और लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। जैसे आपका जो नाम है आपको उस नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके घर में आपका कोई निक नाम भी हो, कोई आपको भैयू बोलता हो, कोई राजू बोलता हो, कोई काजू बोलता हो, कोई श्याम बोलता हो, कोई राम बोलता हो, कोई सोनू बोलता हो, कोई मोनू बोलता हो, कोई पिंकी बोलता हो, कोई चिंकी बोलता हो, जो भी बोलते हो, ये आपके घर के बेसिक नाम है ना। इंडिया के अंदर 4 नाम बड़े कॉमन है ना भाई साहब के ना। जिसके घर में सोनू है उसके घर में मोनू है। ठीक है, तो सोनू मोनू हो गए, होते ही हैं, है ना। एक कॉमन नाम गोलू होता है साहब, तो ये निकनेम होते हैं, दूसरे नाम अलग ही होते हैं, लेकिन ये निकनेम है। तो लोहा का भाई सीधी सी बात है, फिर हम तो ये भी नाम है, इनको भी आपको एज इट इज याद रखना है, कोई इनमें लॉजिक नहीं लगाना कहां से आया। लेटिन भाषा का शब्द है, जैसे हम चांदी बोलते हैं वैसे वो अर्जेंटम बोलते हैं। जैसे हम किसी सोने को भैया क्या बोलते हैं? सोना या गोल्ड बोलते हैं, वो ओरम बोलते हैं। तो वो उनकी लैंग्वेज है ना, उन लोगों ने डेवलप किया, इसलिए उन्होंने अपने नाम रख दिए। चांदी या सिल्वर एजी होता है, अर्जेंटम बोलते हैं। ठीक है भाई, मरकरी को हाइड्राग्यूरम बोला जाता है। Hg जो होता है, Hg का मतलब होता है हाइड्राग्यूरम, हाइड्राग्यूरम का मतलब होता है लिक्विड सिल्वर। मरकरी द्रव अवस्था में बिल्कुल किसकी तरह? चांदी की तरह दिखाई देती है, तो ये लिक्विड सिल्वर होता है। ठीक है, टीन को हम Sn बोलते हैं, Sn का मतलब होता है स्टेनम। क्या होता है? स्टेनम। कल हमने जब मिश्र धातुएं पढ़ी थी उसमें कई पढ़े थे हमने, बहुत सारे देखे थे। तो ये हो गए, है ना। ज्यादा याद नहीं करना भैया, इनको क्या है, घूमते फिरते लिख लो और बस पढ़ लो, इनको याद करना ही नहीं है। ये वाला और ये वाला एक चार्ट जो है, इनको एक कागज पर लिखकर छोड़ दो और रोज बस एक बार पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं, ना याद करना है ना रट्टा मारना है, जब तक पेपर नहीं होता बस एक बार, मुश्किल से 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ पढ़ लो। सीसा, लेड, पीबी, पीबी लेटिन शब्द प्लम्बम से बना है, बस ऐसे पढ़ लो उसको एक एक बार, नहीं याद करना। जो चीजें मैं तरीके बता रहा हूं ना, जहां याद करने को बोला जा रहा था लिख करके, मैंने वो बताया। नॉर्मल इनको सिर्फ पढ़ना है। आप जब इन्हें लगातार अपने अभ्यास में लाओगे, 8 दिन 10 दिन में ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके, है ना, फ्लुएंटली जुबान पर आ जाएगी। फॉस्फोरस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है एक प्रकार की चमक। तो फॉस्फोरस का मतलब क्या होता है? प्रकाश लाने वाला, लाइट ब्रिंगिंग, जो चमकता हो। तो फॉस्फोरस का एक्चुअल में ग्रीक भाषा के शब्द में मतलब होता है चमक। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे टाइटेनियम, शुक्र का एक उपग्रह होता है जिसका नाम है टाइटेनियम। हालांकि जो ग्रीक कथाएं होती है, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है, वहां पर भी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें टाइटन को शक्ति का देवता माना जाता है। तो उन टाइटन्स के नाम पर इसका नाम टाइटेनियम रखा गया, पावरफुल होता है। और टाइटेनियम वास्तविकता में एक पावरफुल मेटल होता है। यूरेनियम का नाम, यूरेनस आपने प्लेनेट का नाम सुना होगा, उसके नाम पर रखा गया। नेपच्यून का नाम नेपच्यून प्लेनेट के नाम पर रखा गया। प्लूटोनियम, प्लूटो ग्रह, देखो 2006 के बाद में जो प्लूटो है वो ग्रह की श्रेणी से बाहर हुआ, लेकिन उसके पहले वो ग्रह हुआ करता था, तब इसका नामकरण किया गया था। तो कभी आपसे पूछे कि प्लूटो ग्रह के नाम पर, तो ये मत लॉजिक लगाना प्लूटो तो अब ग्रह ही नहीं है, अब नहीं है, पहले तो था ना। ठीक है, तो प्लूटो के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? प्लूटोनियम रखा गया। और ऐसे ही एक अधातु है, एक नॉन मेटल है, जिसका नाम है सेलेनियम। तो सेलेनियम एक ऐसी अधातु है जिसका नाम चंद्रमा के नाम पर रखा गया। ऐसे ही हीलियम, है ना, हीलियम जो है ये एक्चुअल में हीलियम जो है जिसका सिंबल H ही होता है, ये नाम किसके नाम पर रखा गया? सन के नाम पर, सूर्य के नाम पर। तो सूर्य के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया? हीलियम का। किसका रखा गया? हीलियम का नाम। तो एक चंद्रमा और सूरज दोनों के नाम पर एक एक ग्रह, एक एक तत्व के नाम है ना। सेलेनियम, सेलेनियम एक्चुअल में चंद्रमा को ही कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में।
ठीक है। और सन को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है हेलीन। क्या कहते हैं? हेलीन। और हेलीन से बनता है यहाँ पर हीलियम। क्या बनता है? हीलियम। तो ये इस तरह से सामने आते हैं। वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते। चलो भैया, अब हम यहां से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? एक चीज और बतानी है उसके बाद। मोनोजोइट किसका अयस्क है? सीधा लिख लेते हैं यार, लंबा हो जाएगा नहीं तो। मोनोजोइट किसका अयस्क है? सिंबल उसका टीएच होता है। थोरियम भी लोग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरियम कहते हैं। तो मोनोजोइट थोरियम का अयस्क होता है। इसके अलावा कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभ्रक का नाम सुना है? बताओ जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभ्रक का नाम सुना है? बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभ्रक का नाम सुना है? बताइए। माफ कीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। ठीक है। हाँ जी। अभ्रक को अभ्रक ही कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड जो है वो अभ्रक ही है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, इस अभ्रक के लिए एक वर्ड और यूज किया गया। जैसे संस्कृत वगैरह में जब हम जाते हैं तो इस अभ्रक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। इसे माइका कहा जाता है। आपने ये वर्ड सुना होगा। कितनों ने ये वर्ड सुना है? जब कभी ना कभी 9th 10th या आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तब आपने इस वर्ड को देखा होगा। जी हाँ सर, सुना है। बहुत बढ़िया। तो ये गैर धात्विक खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर धात्विक। है ना? तो क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज नहीं है। इसके अंदर सिलिका होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो ये इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो ये, हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, जल्दी नहीं पढ़ा है आज, आराम से ही पढ़े हैं हम लोग। है ना? जो चीजें ऑलरेडी देखो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अगर मैं वापस से उतना ही समय दूंगा तो यू नो दैट इसमें सिर्फ और सिर्फ समय हमारा और आपका दोनों का जाया होगा और कुछ नहीं होगा। बताइए। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितना और दिन चलेगा, है ना, इसके बाद मैं बता देता हूँ। तो ये माइका कहलाता है, दोस्त याद रखिएगा।
हिंदी मीडियम के छात्र इसे गैर धात्विक खनिज भी कह देते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। गैर धात्विक खनिज सर क्या चीज हो जाएगी, ऐसा क्या होता है ये, है ना, ऐसे कोई विशेष चीज होती है क्या इसके अंदर? कुछ नहीं है भाई। इसको हम गैर धात्विक खनिज इसलिए कह देते हैं कि इसमें अंदर कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ना। इसे परफेक्ट बेसल क्लेवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो परफेक्ट वेसल क्लेवेज होता है, उसी के बेसिस पर इसका नाम क्या रखा गया, गैर धात्विक खनिज रखा गया। क्योंकि इसके अंदर मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिल जाता है ना। अरे भाई सब पढ़ाऊंगा देवा, सब पढ़ाऊंगा, शांति रखिए, ठीक है। तो गैर धात्विक खनिज कहा जाता है, सब पढ़ाऊंगा, है ना। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपकी मन में चिंताएं बड़ी हैं कि सर क्या क्या बाकी है। देखो भाई, ठीक है, आपका केमिकल इन डेली लाइफ बाकी है, ठीक। उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। इसी में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है। और आपका जो बाकी है, पीरियोडिक टेबल बाकी है, मेटल नॉन मेटल अगर हमने नहीं पढ़ा है, मेटलॉइड वो बाकी है, और आपका बाकी है साथ ही साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीजें आपकी बाकी है ना, अगर हमने वो चीज नहीं पढ़ी तो। इसके अलावा आपका कोई पार्ट मैं देख लेता हूँ, है ना, और अभी आपका क्या बचा है ना, आपका भी आपके माइंड में मैं पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोई सेंस ही नहीं है ना, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, आप करवा देंगे, हमें पता है समय से पहले ही। हाँ मैं करवा दूंगा, उसकी तो मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। मेटर, केमिस्ट्री के 2 फोल्डर बना दिए इनने। नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, मेटल नॉन मेटल नहीं हुआ। अब देखो केमिकल इन डेली लाइफ, इसमें एक टॉपिक आपका और साथ में ऐड होता है प्लस, फ्यूल एंड गैसेस लॉ, है ना। हिंदी इंग्लिश में मत घबराइएगा। तो ये टॉपिक तो हमारा आज से शुरू हो गया, देखो, है ना, ये शुरू हो गया। केमिकल रिएक्शन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कितनी क्लास में? 2 क्लास, है ना। इसमें भी इसकी एक क्लास और एक क्लास इसकी, ठीक है, 1+1, है ना, आज की छोड़कर 2 क्लास हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में लगभग हमारी इन दोनों को मिला लिए जाए तो 2 से 3 क्लास, और 2 क्लास हमारी इसकी, +1 समझ के चलिए। कभी, है ना, ज्यादा कम हो जाए तो +1 समझ के चलिए, मतलब 2 2 4 और 3 7 और 2 9 9 क्लास और होगी हमारी, और ये फिनिश हो जाएगा। 8 से 9 क्लास और, ठीक है। 8 9 9 10 क्लास अभी हुई होगी, तो मैंने पहले ही बोला था कि लगभग 16 से 20 क्लास आपकी होगी। तो वो चीज, है ना, मैं क्योंकि मुझे आइडिया था, मुझे प्रिडिक्ट था कि मैं कितने में कंप्लीट कर दूंगा इसको, इसलिए मैंने बोला था। चलिए भाई, अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। केमिकल इन डेली लाइफ।
दैनिक जीवन में रसायन। न्यू टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम दैनिक जीवन में रसायन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हम एक पढ़ते हैं वैक्स के बारे में, मोम के बारे में, पहले नंबर पर साबुन के बारे में, सोप के बारे में, नंबर 2 पर अपमार्जक के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, नंबर 3 पर वैक्स के बारे में, मोम के बारे में, नंबर 4 पर मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में, नंबर 4 पर बहुलक के बारे में, पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर का ही एक प्रकार सबसे फेमस है जो प्लास्टिक होता है, उसके बारे में। ठीक है, नंबर 5 पर भैया रबर के बारे में। नंबर 6 पर भैया थोड़ा बहुत कांच के बारे में। नंबर 7 पर भैया थोड़ा बहुत ग्लास हो गया ना। फर्टिलाइजर, 2 से 3 फर्टिलाइजर जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, उर्वरक, उनके बारे में। नंबर 8 पर आप है ना, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, फ्यूल या ईंधन के बारे में। ये वो पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1 साबुन से शुरू करते हैं। साबुन या सोप। 1 मिनट है ना। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सॉरी। हाँ जी। आज ना मैं घर अकेला हूँ, इसलिए कोई आ रहा है तो डिस्टरबेंस हो गया वो। चलिए, साबुन। साबुन जो होते हैं, ये वसीय अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण। सोप इज अ फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। देखो, कभी भी साबुन को बनाना होता है तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं सोपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। बेटा सब बताऊंगा, कौन सी साबुन में क्या होता है सब बताऊंगा। ठीक है, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण जो होता है, इसमें क्या होता है? साबुन का निर्माण, सॉप फॉर्मेशन।
साबुन का निर्माण होता है। कैसे होता है? वही वसी अम्ल, कोई तेल हो गया, उसको लिया जाता है फैटी एसिड। अब इस वसी अम्ल में या तो NaOH का यूज किया जाता है या फिर KOH का यूज किया जाता है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है सोप, साबुन। और साबुन के साथ में ग्लिसरॉल। क्या बनता है साबुन के साथ में? ग्लिसरॉल बनता है। तो ये जो ग्लिसरॉल है ना, ये साबुन के साथ में ऐसे ही बन जाता है। और जब किसी पदार्थ को बना नहीं रहे होते हैं, वो खुद साथ में बनता है, तो उसे सह उत्पाद कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ दो तरह के हमने भाई, एक तो NaOH का यूज करते हैं साबुन बनाने के लिए, जिसे आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। है ना, इससे जो साबुन बनती है। और एक KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें क्या अंतर होता है दोनों की साबुन में? तो जब हम NaOH का यूज करते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक होता है KOH। तो जब NaOH का यूज होता है तो हार्ड साबुन बनती है। जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है ना, उन्हें कहते हैं हार्ड सोप, कठोर साबुन। और एक होती है सॉफ्ट सोप, मृदु साबुन। तो दो साबुन बनती है, सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप। है ना। जब भी इंसान कपड़े धोने की प्रैक्टिस करता है तो वो कठोर साबुन का यूज करता है, नहाता है तो वो सॉफ्ट सोप का यूज करता है। ये दो प्रकार की साबुन होती है। अब साबुन में एक चीज होती है कि साबुन जो होती है ना, ये कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो नॉट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये कठोर जल क्या होता है? साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करता। अब देखो पानी जो होता है ना, अगर कहीं का पानी आपने देखा होगा टेस्ट अलग अलग होता है, तो उसमें किसी की प्रधानता होती है, तो उसे कठोर जल कहते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के भी दो प्रकार हैं। एक होती है पानी में स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। है ना। ये बहुत कठिनाई से दूर होगी, है ना, जैसे कि भाई साहब आरओ वारो का उपयोग करोगे आप तब जाकर। तो ये मुख्य रूप से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोरेट के कारण होती है। क्लोरेट एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये पानी की कठोरता इजीली दूर नहीं हो सकती। एक होती है अस्थायी कठोरता। नॉन परमानेंट हार्डनेस। ये वो कठोरता है जो पानी को गर्म करके
है ना, करके दूर कर सकते हैं। आपने कई बार मम्मियों से एक लाइन सुनी होगी, गर्म पानी में कपड़े अच्छे साफ होते हैं। मतलब अगर ये लाइन आपने अपने घरों के आसपास में सुनी है, मतलब समझ जाना आपके यहाँ पानी के अंदर, है ना, नॉन परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, इट्स रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। या कभी आपने पानी की रोड से पानी गर्म किया तो उस पर एक सफेद कलर की लेयर जम जाती है, वो भी यही होती है। अब इसमें कौन से केमिकल होते हैं जिसके कारण ये होती है? तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है। तो अगर कोई कठोर जल है और आप साबुन से सोच रहे हो मैं कपड़े साफ कर लूं, तो वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इस कठोर जल के साथ जो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, वो इजीली झाग देगा। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर अपमार्जक क्या होता है, पहले साबुन तो पूरा कर लें फिर चलेंगे। अब देखो साबुन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी एग्जाम में पूछ लेते हैं हमसे। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं साबुन में हमको चाहिए ज्यादा झाग या फोम, तो हम किसको मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे इसके अंदर? हमको साबुन को बनाना है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी साबुन बनाना है। तो हम किसको मिलाएंगे? हम साबुन के अंदर यदि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक गुण साबुन में डालना चाहते हैं, तो हम साबुन के अंदर क्या मिलाएंगे? चिकनाहट हटाने के लिए हम साबुन में क्या मिलाएंगे? ठीक है, देखो भाई, जो भी ट्रांसपेरेंट साबुन होता है झाग के लिए रोजिन मिलाते हैं। जितनी ज्यादा झाग साबुन दे रही है उसमें केमिकल है रोजिन, जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा झाग आएंगे। सबसे ज्यादा वो शेविंग का फॉर्म आता ना उसमें पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या मिलाते हैं जो ट्रांसपेरेंट साबुन होती है? एक तो मिलाते हैं इथेनॉल, है ना, हिंदी में इसे एथिल एल्कोहल। एक होता है ग्लिसरॉल। ये जो पियर्स वगैरह आती है ना, ये वही साबुन होती है जिनके अंदर मुख्य रूप से इसको मिलाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल आपने देखा होगा 99.9% कीटाणु मरते हैं उससे। आपको पता है मैं जब छोटा था ना, तब मैं टीवी वगैरह देखने के शौकीन होते थे, दूसरों के घर जाके टीवी देखते थे, फिर धीरे धीरे अपने घर भी आई। पहले गांव का परिवेश दूसरा ही हुआ करता था, है ना भाई साहब, पूरी गली के बच्चे किसी एक घर टीवी होती थी वहां जाके बैठते थे, और उस घर में खड़ूस बूढ़ा होता था, उसको नींद आ रही होती तो वो टीवी बंद कर देता था, बच्चे सबके मुंह उतर जाते थे, है ना। तो हम वो दौर भी था एक, आजकल तो सब मोबाइल में देखते हैं, एक वो दौर होता था किसी के घर बाहर खड़े होकर टीवी देख रहे हैं झांक झांक के, है ना, ये सारी चीजें हुआ करती थी, है ना। तो वो भी चीजें बंद कर देते थे, उसमें भी दो चार, एक शक्तिमान आता था, एक महाभारत आती थी, है ना, एक हाथी माँ, ये कुछ ऐसे नाटक होते थे जो पूरे बच्चों को बांध कर रखा करते थे ना। फिर अब वो बचपन का दौर रहा ना, वो कहानियां रही ना, वो अपने रहे है ना, वो अपनापन रहा। तो ना अब ऐसे पड़ोसी बच्चे हैं कि भैया आप जाकर बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी स्थितियां होती थी कि, है ना, उस समय भी टीवी में एड आता था 99.99% कीटाणु मारे। आज भी वही आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 2004-5 से लेकर के भैया 2025-26 इन 20 साल में
ये 0.1 है ना, 0.1% कीटाणु नहीं मरे हैं। फिर मैंने जब अपनी खुद की स्टडी करी, मैंने इन सब साबुनों को देखा, मैं यार ये बात तो सही कर रहे हैं। ये जो 0.01% कीटाणु नहीं मरे, ये वही कीटाणु है जो इन साबुनों से नहा रहे हैं। ठीक है। चलिए, रोग प्रतिरोधक गुण, इसके लिए साबुन के अंदर एक केमिकल मिलाते हैं, है ना, जैसे आपने डेटोल वगैरह का नाम सुना होगा, बिथियोनल मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? बिथियोनल। बिथियोनेल भी बोल देते हैं इसको। चिकनाहट, ये मुख्य रूप से बर्तन धोने वाले जो साबुन आते हैं, लिक्विड आते हैं, आपने कई बार सुना होगा। एक कंपनी दावा करती है 100 नींबू की शक्ति, ये टीवी का एड पढ़ना कभी। अब लोग, गलती यह है कि हमारे यहाँ पर टीवी एड को दिखाया ऐसा जाता है कि वो होता नहीं, लेकिन सच मान लिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वो इतना 100 नींबू की शक्ति ऐसा क्यों मान लिया गया? चिकनाहट हटाने के लिए किसका उपयोग किया गया है यहाँ? है ना, बहुत बढ़िया। सोडियम लॉरेट सल्फेट। अब हम आपको समझाते हैं असलियत क्या है। जैसे मैंने कहा, तुम खली के समान ताकत रखते हो, तो क्या तुम खली हो? नहीं। अब यहां पर इस लाइन को वापस पढ़ो, इस टीवी के एड को वापस देखो, यहां क्या लिखा है? तो नींबू की शक्ति। उन्होंने ये नहीं बोला हमने इसमें 100 नींबू डाले हैं। तो नींबू की शक्ति के मतलब इस साबुन के अंदर या इस डिटर्जेंट के अंदर या जो ये साबुन है इसके अंदर हमने एक ऐसा केमिकल डाला है, तो नींबू के बराबर 100 नींबू मिलकर जितनी सफाई करते हैं उतनी सफाई ये केमिकल कर सकता है। तो 100 नींबू की शक्ति है, पावर है, तो नींबू नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब ये चीज ध्यान रखो। कई एड आते हैं, एक वो आता दाने दाने में केसर का दम, सुना होगा आपने टीवी में। दाने दाने में केसर का दम है, लेकिन केसर नहीं है, केसर का सिर्फ दम है उसमें। ये टीवी के प्रचार करने के तरीके हैं। कुछ कंपनियों ने प्रचार की हद इस तरह कर दी कि भाई साहब लोग उनके अलावा, जैसे फेविक्विक, तो चिपकाने का क्या आता है? फेविक्विक। अब जो फेविक्विक है ना, वो कंपनी का नाम है, वो गोंद है एक प्रकार का, वो एक गम है एक प्रकार का, लेकिन कंपनी ने मतलब चिपकाना मतलब फेविक्विक। इतना प्रचार किया कि उसके जैसे आज कई केमिकल आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें खरीदते नहीं, आ रहे ये नकली है, फेविक्विक असली होता है। ठीक ऐसे ही फेविकोल कंपनी का नाम है, वो भी एक प्रकार का गम है, लेकिन फेविकोल का जोड़। भाई अब फेविकोल, जब आप घर का काम करवाते हो ना, कभी फर्नीचर वगैरह फेविकोल लाना होता है, आप फेविकोल के अलावा दूसरे पर शक भरे नजर से देखते हो। क्यों? हमारे माइंड में ये घुसा दिया गया है कि फेविकोल ही सही है, बाकी सब गलत है। ये साइकोलॉजी होती है। ब्रांड शुरुआत में जब कोई भी कंपनी बनती है तो वो इतना ज्यादा व्यय करता है ना उसकी ब्रांडिंग के ऊपर, कि भाई साहब सही लगने लगता है। एक वो क्रीम आई थी भाई साहब लड़कों की, फेयर एंड हैंडसम वाली, आपने सुना हो कभी? है ना, मैंने तो उसका एक केस पढ़ा, मुझे बड़ी खतरनाक हंसी आई। उसने अपने एड में गलती से दावा कर दिया। ठीक है, पुराना एड था, दावा कर दिया कि साहब इससे फेयरनेस आती है। एक लड़का बेचारा बहुत समय तक लगाता रहा, वो कलुआ का कलुआ ही रहा। ठीक है, तो भाई वो गोरा नहीं हो पाया, तो वो उसने केस कर दिया उस कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर केस हुआ तो साहब इनने दावा किया था, कंपनी को हर्जाना देना पड़ा। फिर कंपनी ने भैया अगली, उससे कई कंपनियों ने सीख ली, कोई दावा नहीं करता, सिर्फ अब ये बोलते हैं ऐसा हो सकता है, हम ये गारंटी नहीं लेते हो ही जाएगा। अब बस ये बोला जाता, किसी टीवी एड को देख लेना आप, सिर्फ और सिर्फ ये चीज बोली जाती है कि ऐसा इससे ये होता है, कोई दावा नहीं करता। और अगर मान लीजिए उनने वीडियो में दावा कर दिया, तो उनके जो डब्बे आते हैं उस डब्बे पे वो क्लियर लिख देते हैं कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमने तो समझाने के पर्पज से बताया था, इसका नकारात्मक उपयोग ना करें। इस तरह से कई छोटी छोटी, इतना बारीक लिखते हैं कि भाई साहब पढ़ने में भी चश्मा लगाना पड़ जाए अपने को। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब देखो साबुन से, है ना भाई, कपड़े तो साफ हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आधे से ज्यादा जगह पे तो हार्ड वाटर, ये कठोर जल ही है। अब कठोर जल है, सर इंदौर से, हाँ मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करता हूँ।
और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इंदौर अभी हाल फिलहाल चर्चाओं में है। ठीक है, अपनी जल आपूर्ति को लेकर के या जल की पूर्ति को लेकर के क्यों चर्चाओं में है? ये भारत के अंदर अधिकांश शहरों में है। एक बार पाइपलाइन डाल दी और भूल गए कि भैया इसकी रिपेयरिंग भी होती है, इसकी मरम्मत भी होती है, इसकी उम्र भी होती है। जिन क्षेत्रों में लाइन डाल दी और भूल गए, वो लाइनें कहीं फट गई है ना, कहीं लीकेज हो गया। अब देखो, मुझे एक बात बताइए, गांव में, जैसे मैं किसान का पुत्र, मुझे अच्छे से जानता हूं कि फरवरी के महीने में हमारे आसपास ट्यूबवेल में, ठीक है, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, आपके इलाके में भी कोई टाइम पीरियड होगा, फरवरी के आसपास पानी नदियों में, तालाबों में खत्म हो जाता है, बहुत मुश्किल से पानी बचता है। इन शहरों में कंक्रीट के जंगलों में इतना पानी कहां से आया है? सोचने वाली बात है। इन्होंने जो बोरवेल लगा रखे हैं, तो हर घर के अंदर दो दो तीन तीन लीटरिंग के टैंक है आज, हर पड़ोसी के यहाँ। वो सारा पानी कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है। नालों का पानी झमके कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। वही पानी आपके बोरवेल में और वहीं से आपके घरों में आ रहा है। यह सत्यता है, बुरा मत मानिएगा, यह रियलिटी है। क्या करेंगे? है ना, नगर निगम के ही दोष हैं। 25 अगर वो मृत्युएं हुई हैं दूषित जल पीने से, तो आप हर साल जल का टैक्स नहीं ले रहे हो क्या? ले रहे हो ना। तो आपने अपना कार्य उचित नहीं किया, करते तो शायद ये नहीं होता। ठीक है, आइएगा। है ना, मीम बनने लगे हैं। एक बच्चा अपने स्कूल से निकला, घर से निकलता है, पापा मैं पढ़ने इंदौर जा रहा हूँ। कि बेटा वो सब तो ठीक है, कि पापा पैसे पैसे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू ले जा, पर ये 2 पानी के कैंपर भी ले जा, और 10 दिन में फिर आ जाना, फिर पीने के लिए दूसरा पानी ले जाना। तो 2 15 15 लीटर के जार दे रहे पिताजी, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो भाई सोचना चाहिए। ठीक है, चिकनाहट हटाने के लिए सोडियम लॉरेट सल्फेट का यूज किया जाता है। अब भाई हम यहां पर बात करते हैं डिटर्जेंट। किसकी बात करते हैं? अपमार्जक की। देखो, साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि एक ऐसा साबुन बनाना चाह रहे थे जो बहुत आसानी से गंदगी हटा दे कपड़ों से। साबुन तो बना ही नहीं, लेकिन गलती से डिटर्जेंट बन गया। इसे कहते हैं सोपलेस सोप। हिंदी में कहते हैं साबुन रहित साबुन, क्योंकि साबुन तो है नहीं है। तो साबुन रहित साबुन कहा जाता है। डिटर्जेंट जो है, क्या होता है सर? अरे घड़ी व्हील वगैरह नहीं आते, कठोर एवं मृदु दोनों जल से क्रिया करता है। इजीली रिएक्ट विथ हार्ड एंड नॉर्मल वाटर। इजीली क्रिया कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। यह कठोर जल से क्रिया क्यों करता है? क्योंकि इट्स नॉट रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के से क्रिया नहीं करता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक से किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा। उम्मीद है ये चीज आपको यहां पर समझ में आई होगी। ठीक। वेरी गुड। हाँ, डिटर्जेंट में एक और कंपाउंड बड़े पैमाने पर यूज होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं। आपने नाम सुना ही है इसका, Na2CO3.10H2।
वॉशिंग सोडा, हावन सोडा, या इसे ही कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सबके फॉर्मूले लगभग लगभग सेम ही होते हैं। क्वालिटी आती है, अंतर आता है तो तेल का। साबुन वगैरह जो होती है ना, 10 रुपए का साबुन भी उतना बड़ा है, 100 रुपए का साबुन में केमिकल सब में लगभग लगभग सेम है। अंतर आता है तो तेल वगैरह का, जो तेल यूज करते हैं, जैसे कोई कोकोनट ऑयल यूज कर रहा है, कोई कैस्टर ऑयल यूज कर रहा है। अब कोकोनट ऑयल सस्ता पड़ता है और किसी ने पाम ऑयल ही मिला लिया तो भैया वो तो 100 रुपए किलो के अंदर ही आ जाएगा। कोकोनट 200 250 इकट्ठा लेते हैं नॉर्मली, हम जैसे गरीबों के लिए तो 500 600 रुपए तक भी जाएगा किलो वो, लेकिन नॉर्मली इतने में आ जाएगा उनको। कैस्टर ऑयल उनको 700 800 का पड़ेगा, तो कहाँ 70 रुपए किलो और कहाँ 800 रुपए किलो। डिफरेंस समझ में आया? तो जितनी अच्छी गुणवत्ता का ऑयल साबुन में यूज किया जाएगा वो उतनी अच्छी क्वालिटी का बनता है ना। मोस्ट प्रोबेबल अधिकांश साबुन केमिकल, है ना, ज्यादा से ज्यादा मिलाकर ही बनाए जाते हैं ताकि उनकी फ्रेग्रेंस बरकरार रहे, है ना, ताकि उनकी लाइफ बरकरार रहे, वो अच्छे से काम कर पाए। साबुन जितना कम यूज करोगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और साबुन कैसे नेचर का होना चाहिए? हमारे शरीर के लिए बेसिक इन नेचर का होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, है ना। कल इसका आगे का पार्ट करेंगे, वैक्स क्या होता है, मोम क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कल मिलते हैं बाबू मोशाय।